हेलो नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे पास क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो ये बैच आप लोगों का चालू किया गया है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास 10 की जो हमारे पास यूपी बोर्ड की मैथ है उसको हम लोग आज से डे बाई डे डेली क्लासेज आपकी चलेगी, मंडे से सैटरडे के लिए, ठीक है। और संडे के लिए ऑफ रहेगा और बाकी सारी क्लासेज आप लोगों को डेली बाय डेली आप लोगों को मिलती जाएगी। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ सकें और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। हमारा यही टारगेट है इस लेक्चर का शुरू करने का कि जो भी हमारे बच्चे हों क्लास 10th के, सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और अपनी प्रिपरेशन को अभी से शुरू कर दें, ठीक है। और आज हम लोग जो हमारे पास पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को आज हम लोग बहुत ही बेसिक से देखेंगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए जाएंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से बताए जाएंगे ताकि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सभी लोग डेली डेली वीडियो को देखें और अपने प्रिपरेशन को बनाएं, ठीक है। अब आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पर क्लासेस, सबसे पहले हम लोग आप लोगों को क्लास के बारे में बताते हैं कि क्लास कैसे चलेगी। सबसे पहले जो चैप्टर होगा उस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट होंगे उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा होगी। फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे प्रश्नावली जो हमारा एनसीईआरटी की जो बुक है उसको हम लोग फॉलो करके सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आप लोग वीडियो को डेली देखें और अपने प्रिपरेशन को बनाए रखें। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे पास वास्तविक संख्या जो हमारे पास पहला चैप्टर है हाई स्कूल का। हाई स्कूल में ये चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही और आगे चल करके आपके भविष्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी आप लोग कंपटीशन एग्जाम देते हैं और उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सारे इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और यही हमारे पास बेसिक होता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को डेली देखें और बहुत ही शानदार ढंग से आप लोगों के सारे कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। और आज हमारे पास इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को बताएंगे और इस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद आगे की तरफ हम चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आगे चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर, ये रियल नंबर हमारे पास ये चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें यूज होंगी, जिन चीज़ों के बारे में यहाँ पर कैटेगराइज किया गया उसको आप लोग ध्यान से देखें। और वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हमारे पास आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और कौन सी आती है? दूसरी और परिमेय संख्याएं, ये दो संख्याएं होती हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए हमारे पास परिमेय संख्याएं जो है, परिमेय संख्याएं में हमारे पास आता है एक पूर्णांक आता है और एक अपूर्णांक आता है, यानी कि एक होता है इंटीजर, एक होता है नॉन इंटीजर, दो चीजें हमारे पास आती हैं, ठीक है। अब हम लोग वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे चर्चा करते हुए आगे की तरफ चलेंगे, जो कि हमारे पास चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पूरा हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। जितनी प्रकार की हमारी संख्याएं होंगी उन संख्याओं को देखा जाएगा। देखने के बाद सारी चीज़ों को हम लोग इकट्ठा, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सबको इकट्ठा करके उसके बाद हम लोग जितने भी हमारे एक्सरसाइज होंगी सबका खात्मा करेंगे, ठीक। आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है बेटा, रियल नंबर। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रियल नंबर जो हमारे पास होता है यानी कि वास्तविक संख्या प्राकृतिक। अब आप लोगों को टर्म देख करके लग रहा होगा कि सर क्या लिख रहे हैं, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है। बिल्कुल इन सारी चीजों के बारे में चर्चा किया जाएगा, आप लोग चिंता न करें, सब चीजों को देखेंगे हम लोग वन बाय वन करके। पूर्ण और पूर्णांक और परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास पूर्णांक होगा, जो पूर्ण संख्याएं होंगी, जो परिमेय संख्याएं होंगी, जो अपरिमेय संख्याएं होंगी, इन सारी संख्याओं के समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वास्तविक संख्याओं के कौन कौन से प्रकार हैं, उनको चर्चा किया जाए। वास्तविक संख्याओं में हमारे पास निम्न प्रकार हैं और आप लोग देखिएगा पहला हमारे पास जो है प्राकृतिक संख्या। अब आप लोग बताइएगा, प्राकृतिक संख्याएं बचपन में तो बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, क्लास 6 से ही ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आज तक किसी को याद, बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं होगा। लेकिन आप लोग आज से इस वीडियो को देखने के बाद से ये डिसाइड कर लीजिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का मैथमेटिक्स का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखें,
प्राकृतिक संख्याओं का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि अगर हम लोग क्लास में अगर कहते हैं कि बेटा क्लास में आप लोग काउंट करके बताएं कि कितने बच्चे बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है काउंट करेंगे तो उसके लिए कोई संख्या की जरूरत पड़ेगी। जो संख्या की जरूरत पड़ेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आयु की चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का आवश्यकता पड़ती है उसे को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप लोग इस चीजों को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और हमारे पास अगर लिखने की बात आए जाए प्राकृतिक संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा, तो कैपिटल एन बराबर हमारे पास यहां से आ जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। अब यहाँ से अब आप लोगों को ये चीजें पता चल गई और यहाँ तक हमारे पास पता चल गया कि प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिखवाएंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे की चीजों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आइए ध्यान दीजिए। और हम लोग जैसा कि प्राकृतिक संख्याओं को देख चुके हैं, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास होल नंबर है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। जितनी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो हमारी कौन सी संख्या मिल जाती है, पूर्ण संख्या मिल जाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है और इसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैपिटल डब्ल्यू की जब बात करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 अनंत तक लिख देते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास है पूर्ण संख्या है। ठीक, सारी चीजों को हम आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से लेकर के चलेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम लोग आपको कॉन्सेप्ट को बताएंगे, अब उसके बाद कॉन्सेप्ट के बताने के बाद आपकी सारी एक्सरसाइज को 1 बाय 1 करके खात्मा करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को एंड तक देखें, ये मेरा वादा है। आप लोगों का कोई भी जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा मैं, और आप लोग बस केवल वीडियो को एंड तक देखिए। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को कहीं पर आप लोगों को बेहतर ढंग से नहीं मिलेगा, ये देखिए ध्यान से। इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारी चीजें बेहतर ढंग से करवाई जा रही। ठीक, अब आप लोग नोट की बात कर लें। ये जैसा कि सब कुछ हम पढ़ाने के बाद अपना एक नोट जरूर देते हैं। ठीक है, इसको जरूर से नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य में जो आप लोग कोई सा भी एग्जाम देंगे ना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये सारी चीजें पूछा जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चंस बन करके वहां पर आते हैं। ठीक है, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में यही चीजें आती है बेटा, और कुछ आता ही नहीं है। बस आप लोग इसे नोट करते रहे ध्यान से। ठीक, और आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात अगर की जाए तो क्या है बेटा, यहाँ पर 0, यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाती है, 0। उसके बाद सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, वे सारी की सारी संख्याएं हमारे पूर्ण संख्याओं में तो हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखें। उसके बाद कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये गलत बात है। यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 तो पूर्ण संख्याओं में आ रहा है, लेकिन हमारे पास प्राकृतिक संख्या में तो 0 आता नहीं है। जब प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है तो कैसे हो सकता है। ठीक, यानी कि यही हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक, उसके बाद देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं आपको अभाज्य गुणनखंड जब पढ़ेंगे वहां पर यूज होगा।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी यूज होगा। यानी कि सभी चीजों पे सभी जगह ये यूज होगा। इसीलिए इस चीज को हम लोग पहले यहाँ पर क्लियर करते हैं कि आखिरकार होता क्या है। जब आप लोगों को ये चीजें पता रहेंगी तभी तो आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, यानी कि अभाज्य संख्या हमारे पास कौन कौन सी होगी। आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 5 हो सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं के पास मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2। उससे ज्यादा गुणनखंड हुआ तो अभाज्य संख्या होगा ही नहीं। यानी कि अभाज्य संख्याओं के पास अभाज्य संख्या के अधिकतम 3 गुणनखंड होते हैं। अधिकतम 3 होते हैं, अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। आप लोग बच्चा ध्यान से इसे नोट करिएगा। ठीक है, आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इन चीजों को अगर नोट करेंगे ना तो देखेंगे कि आपका कितना बढ़िया मैथ्स का नोट्स तैयार हो जाएगा। आप लोग उसे कंपटीशन में भी अगर देखेंगे ना यही सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, और बहुत ही बेहतर ढंग से आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, अब देखिएगा कि आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास जो अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है 2 3 5 7 ये तो है ही। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और हम लोग उसको कुछ नोट बताएंगे। नोट बताने के बाद आगे की चीजों को करेंगे। आइए ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास नोट है, उनको हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कौन सी है, 2 है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिएगा कि एक जो है हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक अभाज्य संख्या कैसे नहीं है। आप लोगों को कहा जाए कि कितने फैक्टर कम से कम होने चाहिए 2 अभाज्य संख्याओं के लिए। अगर एक में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अगर खुद से अगर उसकी संख्या से भाग देंगे, 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि क्या हमारे पास ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल नहीं। जब ये दोनों अलग अलग नहीं है यानी कि इसके 2 गुणनखंड नहीं है। जब इनके 2 गुणनखंड नहीं है तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी, बिल्कुल नहीं। एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखिएगा कि तीसरा पॉइंट हमारे पास बेटा ये है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तीसरा पॉइंट हमारे पास जो 1 से लेकर के 1 से 100 तक 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ऐसा मिलता है आप लोगों को, कभी कभी ऐसा चीजें देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग इस चीज के बाद आगे देखिएगा कि अब हम लोग किसकी बात करेंगे, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या की बात करेंगे तो भाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है। कंपोजिट नंबर होता है कि हमारे पास, आप लोग इसको देखिएगा, वे संख्याएं जो खुद से तथा 1 से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, वे संख्याएं जो 1 से स्वयं से तथा अन्य किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं।
उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एग्जाम्पल की बात अगर की जाए तो हमारे पास दो को ध्यान दीजिएगा कि दो तो हमारे पास, दो के पास कितना गुणनखंड होता है, दो गुणनखंड होता है, यानी कि दो हमारे पास अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से तीन की बात की जाए, तीन भी हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है। अब उसके बाद आता है चार, यानी कि चार की बारी आती है। तो चार को अगर हम लोग किससे बेटा काटे, अगर चार से काटे तो क्या एक बार में कटेगा। चार को अगर एक से काटे तो क्या एक चार बार में कट जाएगा। क्या चार को दो से अगर काटा जाए तो क्या ये दो बार में कट जाएगा, जी बिल्कुल कटेगा। यानी कि इसके पास गुणनखंड की संख्या कितनी हुई बेटा, तीन। जब आप लोग बताइए कि तीन गुणनखंड हो गए किसी भी संख्या के, और वही क्या कहलाता है, हमारा भाज्य संख्या। यानी कि यहां पर एक चीज पॉइंट नोट करिएगा कि भाज्य संख्या के कम से कम तीन गुणनखंड होने चाहिए। तीन गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए, तीन गुणनखंड होने चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से चार के बाद अगर देखा जाए छह, फिर उसके बाद आठ, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्या है। ठीक, उसी प्रकार से अगर यहां पर नोट की बात कीजिए तो नोट लिखिएगा हमारे पास कम से कम भाज्य संख्या जो हमारे पास आई है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, चार है। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, चार है। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। अब उसके बाद देखिएगा कि हम लोग चार है तो उसके बाद क्या क्या चीजें देखना होगा, यानी कि गुणनखंड कितने होते हैं, तीन गुणनखंड होते हैं। कितने, दो। भाज्य संख्या के ये पॉइंट तो हम तो लिख दिए, आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी चार है। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आप लोगों को आगे की चीजों को बताने जा रहे हैं। आइए ध्यान दीजिए, हम लोग आगे नया जो हमारे पास आगे की डिफिनेशन है उसको हम लोग देखते हैं। सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होता है, जल्दी जल्दी से आप लोग देखें और सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया इत्यादि। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विषम संख्याएं क्या होती है। विषम संख्याएं देखें, हमारे पास विषम संख्याएं क्या होती है, ऑड नंबर हमारे पास क्या होता है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए 1, 3, 5, 7 इत्यादि।
ठीक। अब उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सम संख्याएं विषम संख्याएं, ये तो सारी चीजें निपट गई। अब उसके बाद कुछ छोटे छोटे और भी कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग इसको पहले नोट करें, फिर उसके बाद हम आप लोगों को वो भी बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद बात आती है पूर्णांक की, यानी कि पूर्णांक की बात जब आती है, पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर में ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो, इन्हीं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, यानी कि पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य के समूह को शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास शून्य की बात हो रही है, यानी कि यहां पर एक पॉइंट निकाल करके रखिएगा कि शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। आप लोगों को समझ में आया? यानी कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि शून्य न तो हमारा धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अब उसके बाद आती है कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक हमारे पास धन के साथ जो संख्याएं होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इत्यादि। अब उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक की बात की जाए, ऋणात्मक पूर्णांक के केस में देखा जाए, जो हमारे पास संख्याओं के सामने क्या लग जाए, ऋण चिन्ह लग जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कहां तक जाएगा, इत्यादि। यानी कि हमारे पास जो नंबर लाइन पर हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो, और इधर साइड में संख्याएं कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है, और इधर क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक, यानी कि इधर जीरो के दाहिने साइड में क्या होती है, धनात्मक होती है, और जीरो के बाएं साइड संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप लोग इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों को छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट हैं उसके बताने के बाद आप लोगों को हम लोग एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, आप लोग तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आप लोगों का अगला कॉन्सेप्ट बताने के बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आइए देखिए, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास वे संख्याएं हैं जिनको हम लोग, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में जिनको हम लोग लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, वह परिमेय संख्या होगी। यानी कि अगर यहां पर ध्यान दिया जाए, एग्जाम्पल की बात अगर करें तो अगर हम लोग 1 को ले लें या फिर 2/3 को ले लें, 3/4 को ले लें, यानी कि 2/3 को ले लें, ये सारी की सारी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी अगर नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक,
यानी कि क्यू का मान जहां पर हर में 0 अगर नहीं है तो कैसा होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी कि इत्यादि। एक एग्जाम्पल और भी है 22/7, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद अब देखिएगा कि अपरिमेय संख्या, यानी कि यहां पर एक नोट ध्यान से लिखिएगा कि नोट क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, वे संख्याएं जिनको हम लोग, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जिनको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वही की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। यानी कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जितने भी अंडर रूट में होते हैं, अंडर रूट की जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी की सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास पाई का मान 3.14 होता है, वो क्या होता है, पाई का मान 3.14 अपरिमेय संख्या होता है। ये किसका मान है, पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। ठीक, और पाई हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई का एक मान हमारे पास 22/7 होता है, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P/Q के रूप में है। और यहाँ पर 3.14 यानी कि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से और आपके जो चैप्टर है वास्तविक संख्याओं की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखें और वीडियो को एंड तक देखें। सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चन का खात्मा किया जाएगा। आइए आप ध्यान दीजिए, अब हमारा चैप्टर क्या है, शुरू करने के लायक अब हम लोग बन चुके हैं। क्यों, क्योंकि जितने बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे, जो भी टर्म्स यूज होने वाले थे, सभी चीजों को हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसको देखेंगे और इन सारी चीजों को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। और इसके बाद हम लोग आपकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए, क्या, दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए हमारे पास जो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हों, क्या हो, r, q तथा r विद्यमान है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, a = bq + r। ठीक है, ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन का यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये रूप है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिएगा 0, ठीक है, और लेस देन r = r की बात हो रही है। ठीक है, r इज ग्रेटर देन r = 0 और यहाँ पर b से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि हमारे पास जो r का मान है b से क्या है, छोटा है, और r हमारा किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये टर्म्स है, कंडीशंस है। ठीक है, ये चीजें विद्यमान होगी, इसके अनुसार हमारे पास यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। इसको समझने के बाद और जो हमारे पास ए क्या होता है, बी क्या होता है, आर क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बता दें, फिर उसके बाद आप लोग इसी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है,
ये टर्म हमारे पास है, इसी टर्म से हम लोगों को आगे की तरफ पढ़ना है। ठीक है, यानी कि भाज्य की बात अगर की जाएगी तो भाज्य हमारे पास एक्चुअल में है क्या, हमारे पास क्या है, ए है। भाजक की बात की जाएगी तो भाजक है क्या, बी है। भागफल की बात की जाएगी तो भागफल क्या है, क्यू है। और शेषफल की बात की जाएगी तो आर है। जैसे कि हम लोग बचपन में सीखते हुए आए कि हम लोग ऐसे करके भाग देते थे कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता था, भाज्य होता था, और यहाँ पर क्या होता था, भाजक होता था, और यहाँ पर क्या होता था, भागफल, और यहाँ पर जो बच जाता था उसी को हम लोग क्या कहते थे, शेषफल कहते थे। बचपन में बहुत हम लोगों ने किया है, और इसी के अनुसार आज हम लोग इसी टर्म को बदल करके किसके रूप में पढ़ रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से हम लोग पढ़ रहे हैं। और यही हमारे यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का क्या है, स्टेटमेंट है, और ये हमारी कंडीशंस है। ठीक है, और ये चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिवाइजर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वोशेंट कहते हैं, QUIOTIENT, क्वोशेंट। और इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इस प्रकार से ये सारे टर्म आप लोगों के होते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम आप लोगों को आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसकी तरफ लेकर के चलते हैं। जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं उसका वो एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग अब देखने के लिए रेडी हो चुके हैं। आइए बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जी बिल्कुल सही बात है। एल्गोरिथम की बात की जाती है तो एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप किसी भी वैल्यू को यानी कि एलसीएम को फाइंड करने का क्या है, एल्गोरिथम ही मेथड है। अगर प्रमेयिका की बात की जाती है तो किसी भी चीज को अगर हम लोग सिद्ध करने की बात करते हैं तो हम लोग क्या लाते हैं, प्रमेयिका को लाते हैं। और एल्गोरिथम की बात तब की जाती है जब किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यू को यानी कि एचसीएफ अगर कर लिया जाए तो स्टेप बाय स्टेप निकालने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 135 और 225 इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूज एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों को क्या बताना है कि एचसीएफ क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे पास छोटी संख्या है, छोटी संख्या से ही हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कि 135 से अगर हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, एक बार, यानी कि 135 आ जाएगा। 5 में से 5 को घटाएंगे 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, एक इधर से हासिल लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 1 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिएगा कि ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास यहाँ पर शेषफल आता है, शेषफल अगर 0 आ जाता, अगर शेषफल यहाँ पर 0 आता तो यही हमारा क्या बन जाता, एचसीएफ बनता। और यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको फिर से पुनः हम लोग क्या मानेंगे, भाजक मान लेंगे। और जो हमारे पास इस संख्या के पहले जो भाजक था उसको हम लोग क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, यानी कि 135 यहाँ पर रख देंगे। फिर से वही कहानी, भाग देंगे, यानी कि एक बार में भाग जाएगी, कितना 9, 90 में 1 का गुणा करेंगे 90, और यहाँ से घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर कितना जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। फिर वही कहानी सेम टू सेम यहाँ पर भी घटित हो रही है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास शेषफल क्या है, 0 नहीं आ रहा है। जब शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको क्या बनाते हैं, भाजक बनाते हैं। भाजक बनाने के बाद जो हमारे पास इसके पहले भाजक रहता है उसको क्या बना देते हैं, भाज्य, और फिर से भाग हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग फिर से इसको भाग अगर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 दूना में 90, यानी कि ये चीजें क्या हो गया, 0। जहां पर हमारे पास शेषफल 0 आता है, जहां पर शेषफल 0 आता है उसी के जस्ट ऊपर वाले संख्या को क्या कहते हैं, जस्ट उसी के ऊपर वाले भाजक को क्या कह देते हैं हम लोग, एचसीएफ कह देते हैं। यानी कि अगर एचसीएफ की बात अगर कही जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 45 आएगा। यानी कि एचसीएफ किसका, 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 45 आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एल्गोरिथम के चरण जो स्टेप्स होते हैं उनको भी लिखना पड़ेगा। स्टेप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टेप फर्स्ट की बात अगर की जाए तो स्टेप पहला क्या यूज होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। स्टेप पहला यूज होगा कि 225 एक्चुअल में आया कैसे होगा, यानी कि 225 हमारे बराबर हो जाएगा और 135 गुणे में कितना, एक प्लस कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर शेषफल आ रहा है, यानी कि आर का मान क्या है, 0 नहीं है, आर का मान 0 नहीं है। इसी वजह से हम लोग स्टेप अगले की तरफ चलेंगे, स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 हमारा ये कहता है 135 बराबर कितना आ जाएगा, 135 बराबर 90 गुणे में 1, यानी कि 90 गुणे में 1 प्लस कितना शेषफल आया था 45, यानी कि यहाँ पर भी आर का मान क्या है, 0 नहीं है। अब इसके बाद हम लोग स्टेप 3 लगाएंगे, यानी कि स्टेप 3 की बात क्या आ जाएगी, यहाँ से स्टेप 3 यहाँ से देखिएगा, स्टेप 3 हमारे पास क्या है 90, यानी कि 90 बराबर क्या आ जाएगा, 90 बराबर 45 गुणे में 2, यानी कि 45 गुणे में 2 प्लस शेषफल का मान कितना आ गया 0, यहाँ पर शेषफल का मान क्या है, आर बराबर 0, अतः एचसीएफ आप 135 और 225 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 45। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो शेषफल की बात हो रही है, शेषफल यहाँ पर क्या है 0 है, और जब यहाँ पर शेषफल 0 है तो यही हमारा इसके पहले वाला भाजक क्या हो जाएगा, हमारे पास भाजक क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को अगले एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है 196 और 38,220, इसको सॉल्व करना है। यानी कि हमारे पास 196 तो छोटा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे। 38,220 हमारे पास बड़ा है, इसलिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए कि हम लोग इसको काटने की बात करते हैं तो 382 को 196 से अगर काटा जाएगा कितनी बार में कटेगा, एक बार में। एक बार में अगर लेके जाएंगे तो 196 आ जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ से कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पे 17 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8। 17 में से अगर 9 को निकाला जाएगा तो कितना बचेगा 9 8, यानी कि यहाँ पर बचा कितना, 2 में से 1 जाएगा कितना बचा 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास यहाँ पर और भी कोई संख्या बची रहती है तो हमारे पास यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसको हम लोग यहाँ पर भाजक नहीं बनाएंगे, जब तक यहाँ पर सारा का सारा भाजक क्या हो जाए, सबका सब यहाँ पर से कट न जाए, तब तक हम लोग इसको नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस 2 को एक बार उतार लेंगे। ठीक है, इस 2 को उतारेंगे तो इससे हम लोग इसमें भाग देंगे, यानी कि क्या है हमारे पास, इसमें हम लोग अगर 9 से अगर गुणा करें, 9 छक्का 54 को 4 और 5 कैरी आएगा, और 9 9 81 81 4 81 5 86 86 को 6 कैरी कितना जाएगा 8, 9 1 9 9 8 17, यानी कि यहाँ पर इतना आ जाएगा। यहाँ से 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और 1 हासिल लेंगे तो 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9। यहाँ पर 7 बचा है, 7 में से 7 1 क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, अब इसको हम लोग 0 को उतार लेंगे, 5 बार भाग लेके चले, 5 बार गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, हाथ में लगा 3 का, 5 9 45 3 48 को 8 4 आ जाएगा हासिल। ठीक है, 4 हासिल आने के बाद यहाँ से हम लोग 5 1 9 5 4 9, यानी कि अगर इसको घटाएंगे तो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जहां पर 0 आ रहा है और इसी के पहले हमारा भाजक क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो स्टेप की बात अगर करेंगे, स्टेप हमारा पहला यूज क्या होगा, पहले स्टेप की बात अगर करते हैं तो 38,220 बराबर क्या जाएगा 196 गुणे 195 प्लस 0, और यहाँ पर हमारे पास r बराबर क्या है 0, अतः एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा 196 कामा 38,220 का कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 196 हो जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करवाते हैं। स्टेप का मतलब होता है यहाँ पर चरण होता है बेटा, आप लोग चरण लिख लें।
चरण लिखना चाहते हैं तो चरण लिख लें, और स्टेप लिखना चाहते हैं तो स्टेप लिख लें। दोनों चीजें सही है, जो आपको अच्छा लगे आप लोग उसको नोट कर लें। आइए ध्यान दीजिए, और अगला हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन है। पहले का तीसरा हमारे पास तीसरा भाग है, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको देखिए कि छोटा कौन सा है। छोटा हमारे पास 255 है। 255 को हम लोग भाजक बनाएंगे, 867 को भाज्य बनाएंगे। इसको हम लोग भाग देते हैं तो 25 तिया 75, अगर सॉरी 3 बार अगर हम लोग लेके जाते हैं तो कितनी बार में कटेगा? 5 तिया 15 को 5 हासिल 1 का, 5 तिया 15 1 16 को 6 हासिल लगेगा 1 का, और 3 दूना में 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास शेषफल क्या है? 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या ले लेंगे? भाजक बनाएंगे, और 255 को क्या बना लेंगे? भाज्य बना लेंगे। फिर से वही कहानी, 2 बार भाग लेके जाएंगे, 2 दूना में 4, 2 स्वयं 0, 2 1 नम 2। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5, और ये हमारे पास 0 है। फिर से शेषफल 0 नहीं है, इसको हम लोग क्या बना लेंगे? भाजक बनाएंगे, और भाज्य हमारे पास क्या जाएगा? 102। अब इसको हम लोग अगर 2 बार अगर गुणा करेंगे तो 2 1 नम 2, 2 5 10, यानी कि इसको अगर देखा जाए तो शेषफल क्या गया? 0। यानी कि जब शेषफल हमारे पास 0 आ जाता है, शेषफल जैसे ही 0 आता है उसके ऊपर वाले भाजक को ही हम लोग क्या कह देते हैं? कि म स हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा। चरण की बात करें अगर, तो चरण यहाँ पर देखें, स्टेप फर्स्ट की बात अगर करते हैं, स्टेप फर्स्ट यहाँ से क्या आएगा? 867 बराबर 255 गुणे में कितना आ जाएगा? 3, प्लस शेषफल कितना आता है? 102, यानी कि r बराबर 0 नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद हम जब r बराबर 0 नहीं है तो स्टेप कौन सा लगाएंगे? 2 लगाएंगे। स्टेप 2 में कौन सा? 255 की बात होती है। 255 बराबर कैसे आया होगा? 102 गुणे में 2 से गुणा किए होंगे, और प्लस में कितना? 51 रखे होंगे, यानी कि r का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा। फिर उसके बाद स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 हमारे पास क्या है? स्टेप 3 102 बराबर कितना आ जाएगा? 51 गुणे में 2 प्लस 0, यानी कि r का मान क्या है? 0। अतः हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारे पास 255 और 267 का कितना? 867 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 51, और यही हमारे पास क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होगी, और ये चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को देखें, और आज आप लोगों की पहली क्लास थी, और आगे आप लोगों की बाकी की क्लासेस मिलती रहेंगी डेली। ठीक है, आप लोग जितने लोगों के पास शेयर करेंगे, जितने लोग इस चीज़ को देखेंगे, सबको इन चीज़ों को देखने से उनकी क्या होगी? जो प्रिपरेशन होगी इम्प्रूव होगी, उनका नॉलेज बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको अप्रिसिएशन मिलेगा, और हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर ढंग से अच्छी जो कॉन्सेप्ट होंगे और अच्छे जो वीडियो होंगी उसको बना करके लाएंगे। और आप लोग अपने वीडियो को देखें, और वीडियो को देखने के बाद अपने प्रिपरेशन को बनाए रखें। कापी पेन साथ में रखा करिए, डेली सॉल्व किया कीजिए, घर पर प्रैक्टिस करिए, तभी आगे की चीज़ें आसान आप लोगों को लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।